नया साल आप सबको बहुत मुबारक हो। मैं उम्मीद करता हूं कि साल 2025 आपके लिए 2024 से कहीं ज़्यादा फले फूले और आप दबाकर पैसे भी कमाएं। तो नए साल में जाहिर सी बात है हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि आपके निवेश की रणनीति क्या हो सकती है। ये पूरे साल की प्लानिंग एक तरह से संजय मेहता जी के साथ हम आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं। संजय मेहता फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमुख संजय मेहता हमारे इस शो मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं। संजय, नया साल आपको बहुत मुबारक हो और हमारे दर्शकों को भी। थैंक यू अजय, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। आई होप यू हैड अ गुड न्यू ईयर्स पार्टी। ओह यस। सो नए साल की रेजोल्यूशन क्या है अब आपकी? नए साल के रेजोल्यूशन जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को कहा कि अच्छा पैसा कमाना, और जाहिर सी बात है जब आप मार्केट में निवेश करते हैं या अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं तो आपकी उम्मीद यही होती है कि आप अच्छा पैसा कमाएं। अच्छे पैसे से सहूलियतें थोड़ी बढ़ जाती हैं, ज़िंदगी आसान हो जाती है और ज़िंदगी आसान करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। लिव वेल, लिव पीसफुली, लिव हैप्पीली। गुड, बढ़िया। तो आइए बात शुरू करते हैं। संजय, इससे पहले कि हम 2024 का आकलन करके बाकी तमाम चीज़ों पर चर्चा करें जिसके बारे में हम एक तरह से अपने ईयर एंडर शो में बात कर चुके हैं, मैं एक ऐसी भविष्यवाणी पर चर्चा शुरू करना चाहता हूं जो कि आप अभी देखें, हमारे दर्शक भी इसे देखेंगे, रॉबर्ट कियास्की हैं। ये साहब फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट का और पूरे बाजार का भी। इन्होंने 2020 में फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कही थी जो कि हमने देखा भी, और उसके बाद से इनके कई प्रेडिक्शंस आ रहे हैं। इनका कहना है, जैसा कि नॉस्ट्राडामस ने कहा था, कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। 1984 की बात वो कह रहे थे, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम आज 2025 में बैठे हैं। तो ये साहब कह रहे हैं कि साल 2025 डूम्सडे है और कोई रास्ता नहीं है पैसा कमाने का जब तक कि आप सिर्फ सोने में ना निवेश करें, क्रिप्टो करेंसी में ना निवेश करें। जहां जितना पैसा है सब बेच डालिए, जो इन्वेस्टमेंट है खत्म कर दीजिए। अजय, इसकी रॉबर्ट की तो आदत है, हर साल ये कोई ना कोई ऐसी प्रेडिक्शन करता है। बल्कि 2020 में जब इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कोविड का, उस टाइम पे फैला हुआ था पूरा अप्रैल 2020 में, मुझे याद है इन्होंने ट्वीट करके कहा था। और ये देखो उसके अगले उसी साल में यूएस मार्केट वेंट अप 50%। तो अब हर साल आप बोलोगे डूम्सडे डूम्सडे, तो कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो सही होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे बिल्कुल कहीं नहीं ऐसा लग रहा। हाँ, जहाँ तक रहे कि ये जो कह रहे हैं गोल्ड, हमने भी बात की है कि गोल्ड में होना ही चाहिए 5 से 10% तक आप कर सकते हैं। और ये साल लग रहा है 2025 ये साल अच्छा जाना चाहिए गोल्ड के लिए भी और इवन सिल्वर के लिए। क्रिप्टो करेंसी ऑनेस्टली अजय मुझे समझ नहीं आती। मैंने काफ़ी स्टडी की है बट मुझे समझ नहीं आती। जहाँ मैं व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट एडवाइज ऑन दैट एंड आई कैन नॉट रिकमेंड दैट। बट जिस तरह से हमने क्रिप्टो करेंसी की एक बढ़त देखी है और एक राइटअप भी है जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, एनालिस्ट प्रेडिक्ट क्रिप्टो बून इन 2025, ये मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए कि भाई बिटकॉइन भी बहुत बढ़ सकता है। अभी $96,000 पर बिटकॉइन है, 1 लाख के आसपास, और ये बहुत जल्द 1.5-2 लाख डॉलर तक पहुँच सकता है। तो ये क्रिप्टो का जो पूरा बाजार है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, आपने जैसे कहा, समझ में नहीं आता। ये एक आर्टिफिशियल एंटिसिपेशन है, जो मेरी अभी थोड़ी बहुत समझ है इसको लेकर, कि एक आर्टिफिशियल एंटिसिपेशन है और इसके ज़रिए बहुत सारे ब्लैक मार्केट धंधे भी होते हैं जिसको रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे ठोस कदम उठाए हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे भारतीय निवेशक डिजिटल करेंसी में बहुत यकीन रखते हैं। आपके हिसाब से क्या ये सूझबूझ वाला निवेश है? देखिए, जब आप बात करते हैं भारतीय बाजार की एज इन क्रिप्टो करेंसी, आपने पढ़ा होगा कुछ महीने पहले जो हमारा सबसे बड़ा एक्सचेंज था क्रिप्टो का, वजीर एक्स, उनके वहाँ पे हैक होके करीब करीब 1000 करोड़ के क्रिप्टोज गायब हो गए थे और वो अभी तक दे हैव नॉट बीन लोकेटेड। अब वो एंड में किसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये अभी तक नहीं, बट निवेशक को तो पड़ेगा ही फर्क। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो आई थिंक नॉट इन फेवर ऑफ क्रिप्टो। जो हमारे रूल्स हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इक्विटी में लॉस करते हो तो आप उसको गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। क्रिप्टो में रूल निकला हुआ है कि आपके गेन्स पे आप फुल टैक्स लगेगा, लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आई एम पर्सनली नॉट ऑफ द ओपिनियन दैट यू नीड टू। देखिए, जब रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि वर्ल्ड में काफी कुछ होने वाला है, गोल्ड जब बोलता है
अब करेंसीज आप देख रही हैं, यूएस स्ट्रांग हो रहा है, और अगर इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा बहुत उथल पुथल आता है तब लोग गोल्ड की तरफ तो जाते हैं। बट अब क्रिप्टो का पता नहीं, बिटकॉइन का आप देखिए ना, पिछले साल मेरे ख्याल से वो $65,000 पहुंचा, फिर वो 20-22 पे आ गया, अब वो 1 लाख क्रॉस कर गया, फिर वो 90 आ गया। तो इतना ज्यादा वॉलेटाइल बहुत मुश्किल है, लॉजिकल नहीं है। लेकिन देखिए बहुत सारे एडवाइजर्स आपको होंगे जो इस तरह के एडवाइसेस देंगे, लेकिन अगर आप भारत सरकार की नियमावली देखें और तमाम तरह की जो रेगुलेशंस है वो देखें तो स्पष्ट है कि क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड भारत में कर पाना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है और ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपके पास कोई बहुत डेडिकेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो कृपया कर उन्हें फॉलो कीजिए, लेकिन हम कम से कम मनी मैटर्स में आपको ये सलाह नहीं देंगे कि आप क्रिप्टो करेंसी में अपने इन्वेस्टमेंट्स को रखें। बहुत ही डिफ़िकल्ट मार्केट है जिसको समझ पाना बहुत ज़्यादा तौर पर, आम तौर पर अच्छे मार्केट एनालिस्ट के लिए भी आसान नहीं है। संजय, अब यहाँ से निकल के हम जरा सोने की बात कर लेते हैं। भाई जितना सोना हमारे देश की महिलाओं ने अपने पास रख रखा है उसके बाद तो फिर और कुछ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब मैं तो पागल हो जाऊँ ये पढ़कर कि भाई सिर्फ साउथ इंडिया ने इतना महिलाओं के पास सोना है जो कि 4-5 देशों के सोने के रिजर्व के बराबर है, और हमारी महिलाओं के पास जितना सोने का रिजर्व है और जितना सोना है वो कई देशों के 5 गुना गोल्ड रिजर्व से ज्यादा है, भारत के गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है। फोर्टॉक्स कुछ नहीं होगा इसके सामने तो हम ये समझना चाहेंगे कि इतना सोना एक्चुअली हमारे पास है, लेकिन फिर भी लोग सोने में निवेश के बारे में जब सोचते हैं तो उनकी मानसिकता क्या होती है ए? और ये सवाल मैं आपसे कई बार पूछ चुका हूं, क्या ज्वेलरी को हम गोल्ड इन्वेस्टमेंट कभी समझ सकते हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट वो चीज़ होती है कि जिसमें आप निवेश कर रहे हैं और आप उसको कुछ गेन होने के बाद आप निकालेंगे या उसको दोबारा से निकाल के फिर दोबारा डाल सकते हैं। ज्वेलरी इज ऑलवेज मोर ऑफ सेरेमोनियल, एंड कोई भी मेरे ख्याल से भारतीय नारी ज्वेलरी को कभी बेचेगी नहीं। हाँ, पुश दर पुश चलता आता है, तभी हमारा ये जो आप कोट कर रहे हैं तभी ये बढ़ता जा रहा है। रियली गुड फॉर द इकोनॉमी, बिकॉज हम लोग ये सारा इंपोर्ट कर रहे हैं डॉलर्स के उसमें, और इसकी वजह से ही हमारी अर्थव्यवस्था कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है। आपको याद होगा कुछ साल पहले सरकार ने भी कोशिश की थी कि इवन टेम्पल्स को बोला था कि आप इतना निकाल के बैंक में रखिए उसके अगेंस्ट, लेकिन ऐसा कोई कदम कोई उठा नहीं पा रहा है। लेकिन सोने के साथ जो हमारे देश की एक मानसिकता जुड़ी हुई है और हर कोई इसे मानता है कि बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, वही सेफ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये तब काम आता है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो और आप अपने घर को छोड़कर भाग रहे हो, तो शायद आप सोने को लेकर भाग सकते हैं और फिर आप अपनी ज्वेलरी को औने पौने दाम पर बेचकर अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। बांग्लादेश वाली स्थिति थी, वहाँ से बहुत सारे लोग बांग्लादेश से भारत आए, उन लोगों के लिए ये एक अच्छा निवेश था जब आप ज्वेलरी रखते हैं। लेकिन आमतौर पर जैसा कि संजय ने कहा, आप अपने घर के ज्वेलरी, अपने घर का जेवर कभी बेचते नहीं हैं, इसलिए इसे निवेश की कैटेगरी में मत समझिए। निवेश करना है तो फिर गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, और अगर सरकार ने गोल्ड बॉन्ड जारी कर दिए तो वो ज़रूर खरीदिए, ये आपके लिए अच्छा निवेश है। आइए अब ज़रा चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। संजय, मैं एक आंकड़ा जो आपने ही हमें बताया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, हम आज पूरी दुनिया में 16वें नंबर पर हैं और हमारा जो टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है वो $28 बिलियन का है। आप अमेरिका को देखिए, $311 बिलियन, चाइना $163 बिलियन। हम इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया के, लेकिन विदेशी निवेशक हम पे भरोसा नहीं कर रहा। देखिए, कुछ हद तक तो ये सही है, बिकॉज 5वीं बड़े होके भी अब 16वें नंबर पे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहा। और पिछला साल तो आपने देखा कैसा निकला, करीब 1.5 लाख करोड़ का FDI वापस बाहर निकला है यहाँ से। तो ये तो है। तो इस लास्ट एपिसोड में भी अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि कुछ रिफॉर्म्स वगैरह जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, आई थिंक सरकार को सोचना पड़ेगा उसके बारे में और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब इसमें एक बड़ी पहल सरकार ने की है और ये हम अपने दर्शकों को भी बताएं। लेबर रिफॉर्म्स को लेकर सरकार ने एक ठोस पहल शुरू की है जिसमें सभी राज्यों को बताया जा रहा है कि आप लेबर रिफॉर्म्स के क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, और उसे मोस्ट लाइकली इस बार के बजट में पेश भी किया जाएगा और एक पूरा खाका भी तैयार हो रहा है। लेकिन इसके अलावा कई और रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, उसके बारे में हम लंबी चर्चा अपने 2024 के रैपअप में कर चुके हैं, इसलिए अभी उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन संजय, हमने जो देखा इस बार, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने स्टॉक मार्केट से अक्टूबर के बाद तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए बाहर निकाल लिया।
आमतौर पर तो इसमें मार्केट 20-25% तो टूट ही जाता। चलिए, ये तो हमारा पैसा था कि हमने उसे सस्टेन कर लिया, और हम अगर अक्टूबर से अभी तक के फॉल को देखें तो हम तकरीबन 11 से 13% के आसपास के फॉल पर अभी बैठे हैं। लेकिन अगर 2025 में विदेशी निवेशक भारत पर नहीं आता है तो भारतीय निवेशक कब तक इस बाजार को सस्टेन कर पाएगा? देखिए, ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि एफआईआईज अभी और पैसा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, बट लगता तो यही है कि अब धीरे धीरे ये पेस खत्म होगी, और इवेंचुअली जब हम लोग, हमारी मार्केट्स ओवरऑल इतनी अट्रैक्टिव हैं जी, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा रीजन कि वाई एफआईआईज शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन इंडिया। दे शुड बी। अगर आप मान के चले, जैसे कुछ साल पहले आप ब्रिक्स की जो बात करते हैं, रशिया आप देख रहे हैं क्या हाल हो चुका। बिल्कुल। ब्राजील कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ चुकी है, सब वहां पे भी घबरा रहे हैं। साउथ अफ्रीका, जहां पे सुना कि 12-12 घंटे का पावर कट्स हो रहा है। चाइना का आप देख ही चुके हैं पिछले 1.5 साल में जो दुख हुआ है। तो उसके बावजूद अगर इंडिया में पैसा नहीं डालेंगे तो फिर कहां डालेंगे? तो एक और अभी मैं राइटअप पढ़ रहा था, और उसमें यह कहा गया है कि साल 2025 एक तरह से बहुत सारे वर्ल्ड ऑर्डर, खास करके इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करेगा। बहुत बड़े बड़े फैमिली बिजनेसेस हैं या प्राइवेट इक्विटी है जो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी यानी कि कैश पर बैठे हुए हैं, वो बाजार में नहीं घुस रहे। क्या वजह है? लोग क्यों कैश लेकर बैठे हुए हैं? मुझे कोई इसका ज्यादा आइडिया नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आई इंटरेक्ट विद, लॉट ऑफ दे हैव केप्ट सम कैश, बट कोई बहुत ज्यादा कैश रख के नहीं। जैसे वॉरेन बफेट की बात करें, इस तरह की जो बिल्कुल वॉरेन बफेट का तो है, बट आई डोंट एग्री विद हिम। You don't agree with him. So market should be in circulation. Money should be in circulation within the market. तभी मार्केट के बढ़ने की आसार है। देखिए, इतना ज्यादा कैश में रहना भी एक अपॉर्चुनिटी लॉस होता है। जी, ये कहना बहुत आसान है कि देखिए ये मार्केट गिरने वाली है, हम उससे पहले ही कैश में आ जाते हैं। चलो, अब उसके बाद मार्केट गिरेंगी, कब गिरेंगी? 6 महीने के बाद, साल भर के बाद। तो एक तो आपने उस 6 महीने में जब वो पैसा आपने कैश में रखा तो इंटरनेशनली तो उस पर रिटर्न क्या 2-2.5% भी नहीं आता। उसके बाद अगर आपकी मार्केट गिर भी गई 10-15%, आप कब उसको एंटर कर पाओगे वो भी कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सिटिंग आउट ऑन कैश की ट्रेड थोड़ी मुश्किल लगती है। बिल्कुल नहीं। संजय का ये मंत्र बहुत पुराना है, और हम जब भी बात करते हैं वो हमेशा यही कहते हैं, मार्केट को आप ना तो टाइम कर सकते हैं और ना मार्केट में आप बॉटम पर खरीद सकते हैं। बॉटम या हाई, ये तो पकड़ पाना बड़ा मुश्किल काम है, ये गिरती तलवार के बराबर है। इस मशवरे को पहले तो मैं नहीं मानता था, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैंने ऐसी बड़ी कोशिशें की, लेकिन बीते 2 साल में 2022 से लेकर 2024 में ये एक मेरी लर्निंग रही, क्योंकि संजय ने इस बात को लगातार हम पर हैमर किया, और मैंने इस बात को समझा कि भले आप डायरेक्ट इक्विटी में भी निवेश करते हो, आप कभी भी अपने स्टॉक को हाईएस्ट प्राइस पर नहीं बेच पाएंगे। जो ईयर हाई होता है ना, 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई नहीं होता, और ना ही कभी आप बॉटम आउट पर उसको खरीद पाएंगे। इसके कई एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन ये सीख अपने आप में 2025 के लिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उम्मीद करता हूं कि आप भी इस पर आगे ज़रूर बढ़ेंगे। संजय, हम तमाम एनालिसिस के साथ हैं, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं, साल 2025 को आपके नज़रिए से हमें कैसे देखना चाहिए, और हमें अपने आप को कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए? देखिए, हर नए साल में हम अपने निवेशकों, अपने सबको यही सलाह देते हैं, कीप इट सिंपल, बेसिक्स पे बस ध्यान दो। सबसे पहले अपनी हेल्थ देखो, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस देखो, अपनी फैमिली की पॉलिसी लो बढ़िया। उसके बाद आप अपने एज ग्रुप के हिसाब से, अगर आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, डिपेंडेंट्स है, एक अपनी टर्म इंश्योरेंस कराओ, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, आपका परिवार प्रोटेक्टेड हो। उसके बाद जितना सेविंग्स कर सकते हो, या तो डिसाइड कर लो मुझे 30%, 20% अपनी सैलरी का हर महीने करना ही करना है, क्योंकि 2 तरीके से होता है, या तो आप वेट कर दो महीने के आखिर में जो बचे उसको डालो, और या पहले दिन ही आप निकाल लो। SIP डालो, SIP से बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जितनी जल्दी आप शुरू करोगे, बहुत लोग यही कहते रहते हैं अभी मार्केट गिरेगी, कल शुरू करेंगे, परसों। म्यूचुअल फंड में आज की डेट में आप 100 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हो। तो सोचो मत, पहला कदम लो और अपना एसेट एलोकेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ो। और यही, अगर आप यंग एज के हैं, यही पैसा बाद में आपको अपनी शादी, अपने बच्चों की, उसके लिए हायर एजुकेशन, अपनी रिटायरमेंट में, ये धीरे धीरे कॉर्पस है जो आपकी मदद करेगा। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
जी। हम लोग इन्वेस्टिंग को कई बार एकदम से रॉकेट साइंस जैसा डर जाते बना के, इतना नहीं है, सिंपल है, सिंपल एक्सपेक्टेशन रखो, आराम से खुशहाल जीवन बिताओ। मैं इससे एक सवाल आपसे और पूछूंगा, जो कि आपने बहुत महत्वपूर्ण अभी बातें बताई हैं। हमारे देश में जैसे ही पैसे और फाइनेंस की बात आती है, और ये एक बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा, मेरा तजुर्बा है लोगों से इंटरेक्शन के बाद, महिलाएं आमतौर पर कहती है ना, फाइनेंस नहीं समझ में आता यार, ये ना, इससे हमको दूर रखो, दिस इज़ अ मेन्स जॉब। महिलाएं हमारे देश में सेविंग का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट रही हैं। कम से कम मैंने अपने घर में देखा, मेरी माँ हर समय अपने जो भी मंथली अलाउंस होता था उसमें से कुछ ना कुछ छिपा लेती थी, और पिताजी को इसकी जानकारी कभी नहीं होती थी, लेकिन वो हमेशा मौके पर काम आता था। महिलाओं को आप क्या सीख देना चाहेंगे? क्योंकि आज महिलाओं के पास सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके ज़रिए डायरेक्ट पैसा भी मिलता है। हालांकि वो एक लोअर क्लास को मिल रहा है, अफोर्डेबिलिटी वहाँ पर कम हो सके, लेकिन फिर भी सेविंग तो सेविंग है। महिलाओं के लिए क्या कोई स्पेशल थॉट प्रोसेस है, या आपको लगता है कि भाई जेनरिक यही ठीक है? देखिए, आप देख चुके हैं इतने सालों में इंडिया में, क्या विश्व में, महिलाएं कहीं पे भी आदमी से कम नहीं है जी। इतनी जगहों पे। अभी पिछले हफ्ते की अखबार में आपने पढ़ा होगा, रैपिड चेस में इंडियन विमेन वन द टाइटल। यस। सो देखिए, द ओनली थिंग इज, ये हमें भी लगता है कि महिलाएं थोड़ा कुछ महिलाएं हिचकिचाती हैं फाइनेंस समझने में, उनको ये बिल्कुल बदलना चाहिए। हम लोग भी इसीलिए इन्वेस्टर एजुकेशन पे इतना जोर देते हैं, उनको बदलना चाहिए। हस्बैंड वाइफ को अगर इकट्ठे कर रहे हैं तो ये नहीं है कि अगर महिला अपना कुछ घर का या बच्चों का ज़्यादा देख रही है तो हस्बैंड को फाइनेंस दे दिया ना। अपने फाइनेंस पे पूरा निगाह रखिए, देखिए कहाँ जा रहा है। इट शुड बी जॉइंटली इन्वेस्टेड। और जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि पहले वो बचा लेती थी, अभी भी कर सकती है महिलाएं और करती हैं, अभी भी करिए, सिप शुरू करिए, धीरे धीरे करिए, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ क्या होता है। खुदा ना खास्ता मैरिड कपल्स में आई हैव सीन समटाइम्स कि सडनली अगर डाइवोर्स तक का केस आता है और सडनली द लेडी रियलाइजेज कि उसके नाम पे तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, हस्बैंड ने अपने नाम पे सारी इन्वेस्टमेंट रखी, खर्चा सारी चाहिए, इवन इफ शी इज अर्निंग, उनकी उसमें से करता रहा। नहीं, महिलाओं को बिल्कुल अपने नाम पे भी इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए और पूरा पता रखना चाहिए। हम लोग तो आजकल अपने क्लाइंट्स को ये भी समझाते हैं कि उनके बच्चे, अगर उनकी बेटा बेटी शुरू कर रहे हैं सैलरी में आना कमाना, तो माँ बाप की आदत होती है कि ठीक है इसके नाम पे शुरू कर देते। नहीं, उनको करने दो। अगर वो खुद नहीं अपना पैसा हैंडल करेगी शादी से पहले, अगर आप एज ए पिता करते रहोगे, यकीनन शादी के बाद उनका हस्बैंड ही हैंडल करेगा। सो एम्पावर देम, शुरू से ही उनको सिखाओ। आपने बहुत पते की बात यहाँ पर कही, और ये बात मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने घर में देखा कि जब तक आप एक अंडरस्टैंडिंग लेकर आगे नहीं बढ़ते हैं और बतौर परिवार पूरा परिवार फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होता है, तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी हमारी ज़िंदगी का एक मूल है, उसे ज़रूर अपनाइए। संजय, नया साल का रेजोल्यूशन, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या रेजोल्यूशन है आपका? पैसे कमाना या कुछ और? पिछले एपिसोड में बोला था हेल्थ एंड फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना, और बाकी मेरा शौक ट्रैवल का है। आई लाइक टू ट्रैवल। तो आज विश लिस्ट हो जाए संजय, 2025 में आपकी बकेट लिस्ट में क्या क्या है? मुझे देश में अजंता लोरा जाना है, हम्फी जाना है, और एक बार मुझे दोबारा स्कॉटलैंड जाना है। इस साल का टारगेट यही है। क्या बात है। तो देखिए, संजय ने अपने टारगेट्स क्लियर कर रखे हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स का दिमाग बड़ा क्लियर होता है। हमने अभी तक शायद तय नहीं किया होगा। एनीवे, थैंक यू सो मच संजय, और बड़ा मज़ा आया। कुछ गूढ़ बातें हमने आपसे की हैं, जेनरिक हैं लेकिन व्यवहारिक हैं। फॉलो कीजिएगा। साल 2025 आपके लिए बहुत शुभ हो। बहुत धन्यवाद।